future our priority. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलेमन एजुकेशनल हब। बेटा, आज हम लोग अपनी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है बेटा? जिन जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर्स ज्वाइन नहीं किए हैं वो प्रीवियस लेक्चर जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने काफ़ी सारे क्या देखे, बायोम देखे हैं इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट है बेटा। हाँ जी बेटा बोलिए। ओके, और उसके बाद हमने क्या देखा है, एक मिनट बेटा मैं लेआउट चेंज कर देती हूँ। ओके, अब ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने पूरे अलग अलग तरीके के बायोम्स देखे। हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ हमने काफ़ी सारे नेम्स लर्न किए थे। रामदेव मिश्रा, अर्नेस्ट हैकेल, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलग अलग नेम के बारे में हमने जाना था। तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना लेक्चर आगे की तरफ। चलिए, येलो कलर। सबसे पहले जो एबायोटिक फैक्टर हमें कवर करना है वो है बेटा टेम्परेचर। हम जानेंगे कि टेम्परेचर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। यही हमें बहुत अच्छे से समझना है बेटा। देखिए, टेम्परेचर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इधर की तरफ। Temperature is the most important ecologically relevant environmental factor। बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरीज सीजनली। बेटा, आपने अक्सर देखा है कि हमारे पूरे अर्थ के ऊपर अगर हम अलग अलग लैटिट्यूड्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये आपकी प्रॉपर अर्थ हो गई, यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन है बेटा, और ऊपर की तरफ आप जाएंगे पोलर एरिया की तरफ तो टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं बेटा, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एंड फ्रॉम द प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप। बच्चा पार्टी इक्वेटर से लेकर के पोल्स तक टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो कम होता है। साथ ही साथ आप माउंटेन टॉप पे ऊपर की तरफ आप किसी माउंटेन पर जाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। टेम्परेचर एल्पाइन एरिया की तरफ जब आप जाते हैं तो टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ही कम होता है। ये कितना कितना हो सकता है बेटा? सब जीरो लेवल से पोलर एरियाज में, और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आ जाइए तो मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। बच्चा पार्टी, आपको पता है कि जितना हम इक्वेटर की तरफ चलते जाएंगे, जितना हम इक्वेटर की तरफ चलते जाएंगे बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। जो जो कंट्री आपकी इक्वेटोरियल लाइन के पास लाई करती है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है बेटा। ओके, और पोलर एरियाज में कभी कभी टेम्परेचर जीरो से भी नीचे आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं आर्कटिक सर्कल के पास जितनी भी हमारी कंट्रीज है, कनाडा हो गया, इक्वेटोरियल जितनी भी, रशिया हो गया, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ऊपर की तरफ जितनी कंट्रीज लाई कर रही हैं वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है बेटा, बहुत ही ठंडा इलाका। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात हो रही है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स मतलब बेटा, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का मतलब है ऐसे डेजर्ट बेटा जो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के अंदर लाई करते हैं, उनको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहा जाता है। ध्यान से समझना, ट्रॉपिकल डेजर्ट बेटा एक एक लाइन में आप समझा रही हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट का मतलब है, ट्रॉपिकल मतलब है बेटा इक्वेटर, ऊपर आप चले जाइए 10 डिग्री नॉर्थ और नीचे 10 डिग्री साउथ, इतनी एरिया के अंदर बेटा जो डेजर्ट्स लाई करते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल डेजर्ट।
deep sea hydrothermal vent where average temperatures exceed 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चा पार्टी, आप जानते हैं मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था। हाँ या ना बोलिए बेटा। आर्की बैक्टीरिया की खास बात क्या थी? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक्सट्रीम हैबिटाट्स में देखने को मिलता था। इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, बट सबसे पहला जो टाइप हमने देखा था वो था थर्मो एसिडोफाइल्स। बेटा फाइल्स मतलब मैम क्या बताती है? बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो 80 to 100 डिग्री सेल्सियस में लाया करता है और जहां पर पीएच जो है वो 2 है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिलिक कहते हैं बेटा। तो थर्मो एसिडोफाइल्स आप समझ रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया बेटा जो बहुत ही हायर टेम्परेचर पे मिलते हैं, 80 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पीएच देखो जी, इतना एसिडिक पीएच है बेटा। तो इसकी यहाँ पर बात की गई है कि कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हाइड्रोथर्मल वेंट्स और आपके डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ रही हूँ बेटा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। देखो जी, जैसे कुछ टेम्परेट कंट्रीज हैं जैसे कनाडा और जर्मनी, स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन द केरला फॉरेस्ट एंड टूना फिश आर रेयरली कॉट बिहाइंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन। बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक टेम्परेचर होता है जिस पे वो अपनी ज़िंदगी को ऑप्ट करता है। हमें भी पता है कि हम कितने टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री 55 डिग्री, उससे ज़्यादा पे हम सर्वाइव नहीं कर पाते। दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही सर्वाइव कर पाता है। तो जितनी भी टेम्परेट कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा और जर्मनी, यहाँ पर आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे जो कि पोलर एरियाज में और ठंडे इलाकों में देखने को मिलते हैं। बेटा आप एज्यूम कीजिए कि हमारे कंट्री में केरला जो है, क्या वहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिल सकते हैं? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि स्नो लेपर्ड्स कहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं? भाई ऐसे इलाके में ही कर सकते हैं जहाँ ठंडा इलाका होता है। अब सपोज करो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर जैसे सपोज करो कोई पोलर एरियाज में पेंगुइन्स रहती हैं और मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं वहाँ से पेंगुइन्स को ला करके इंडिया में रख लूँ, इज इट पॉसिबल? वो सर्वाइव कर सकती है यहाँ पे? नहीं कर सकती बेटा, उनका अपना एक टेम्परेचर रेंज है ना। तो यही चीज़ बताई गई है यहाँ पर। यू कैन appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzyme and through the metabolic activity and other physiological function of an organism। बच्चा पार्टी में क्वेश्चन बना है जिस में ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, देखो ध्यान से समझना। टेम्परेचर हमारे लिए क्यों बहुत ज़रूरी है? बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे बॉडी के एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही काम कर सकते हैं। आप समझ लो, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करता है? हमारे एंजाइम्स। भाई अगर मेरी बॉडी में एंजाइम ना हो, मैंने आज पिज़्ज़ा खा लिया, आने वाले 20 साल के अंदर मेरा पिज़्ज़ा डाइजेस्ट हो पाएगा। बट क्योंकि हमारे अंदर इतने एक्सेसिव एंजाइम्स हैं तो वो काम सिर्फ 6 घंटे में हो जाता है, 4 से 5 घंटे में हो जाता है बेटा। तो आप देखिए कि एंजाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है और एंजाइम के लिए टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बेटा। अगर टेम्परेचर सही नहीं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी सही नहीं, अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी सही नहीं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं है बेटा तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारी हो ही नहीं पाएगी। ना हम सो पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे बेटा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? जब भाई हम एंटीबायोटिक्स पर होते हैं ना तो हमारे एंजाइम बहुत डिले धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं।
तो आपने देखा होगा जब कोई पेशेंट आईसीयू से निकला होता है तो उसको लिक्विड डाइट दी जाती है, दलिया, पाली जी के बिस्किट। ये नहीं कि आप उसे छोले भटूरे खिला रहे हो, है ना। क्यों बेटा? भाई एंजाइम्स अभी उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी अगर उसने ऐसी डाइट लेगी तो। ओके, चलिए देखो जी, एक क्वेश्चन आता है यूरिथर्मल पर, एक क्वेश्चन आता है स्टेनोथर्मल पर। ये स्टेनोथर्मल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? यूरिथर्मल। बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, उनको कहते हैं स्टेनोथर्मल। बेटा एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज करिए कोई भी आप ऑर्गेनिज्म समझिए, वो एक वास्ट टेम्परेचर रेंज पर रह सकता है। वो 0 डिग्री पर भी रह सकता है और 50 डिग्री पर भी रह सकता है। तो आप समझ रहे हो वो यूरिथर्मल होगा या स्टेनोथर्मल होगा? जल्दी से आंसर करिए। यूरिथर्मल। बेटा यूरी का मतलब ही है वाइड, यूरी का मतलब क्या होता है? वाइड। ये देखो यूरी, इसका मतलब होता है वाइड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? यूरिथर्मल। स्टेनो मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज को झेल सकते हैं बेटा, उनको हम लोग कहते हैं स्टेनोथर्मल। The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. बेटा ये वही रेंज है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूरिथर्मल होता है। मैंने आपको क्या कहा? 0 डिग्री पर भी सर्वाइव कर सकता है ना? 0 डिग्री पर भी कर सकता है और 50 डिग्री पर भी कर सकता है। मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऐसा ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन बनेगा क्या वो ज्योग्राफिकली ज़्यादा स्प्रेड होगा या एक लिमिटेड स्पेस में ही प्रेजेंट होगा? ज्योग्राफिकली ज़्यादा स्प्रेड। वेरी गुड। वो ज़्यादा, आपको पता है कि भाई वो ज़्यादा रेंज में रह सकता है, तो ठंडे इलाकों में भी मिलेगा और बेटा गर्म इलाकों में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। बाकी जो स्टेनोथर्मल होते हैं बेटा, उनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, वो उतना नहीं होता एज कंपेयर टू यूरिथर्मल। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलो बहुत अच्छा, ऊपर करते हैं। In recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. If this trend continues, would you expect the distributional range of some species to be affected? आप मुझे ये बताइए कि पिछले कुछ डिकेड्स में हमने देखा है क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है बेटा। भाई जो क्रॉप खरीफ क्रॉप है, जो क्रॉप राबी क्रॉप है, विंटर में उगाई जाएगी और विंटर में बेटा आप समझ रहे हो टेम्परेचर का ठंडा होना ज़रूरी है, बहुत कम डिग्रीज में होना ज़रूरी है। अब आप देख लो दिसंबर चल रहा है, इतनी ठंड है ही नहीं, है ना। तो पिछले कुछ टाइम में हम देखते जा रहे हैं बेटा कि ग्लोबल थर्मल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है कुछ डिग्रीज। इसी पे इतने समिट्स होते हैं बेटा, 1.1 डिग्री सेल्सियस पिछले कुछ इराज में हमने देखा है कितनी तेज़ी से बढ़ा है। ओके, 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है बेटा तो हमारे हिंद कुश हिमालयन ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाते हैं 1/3। सोचो अगर 2 डिग्री सेल्सियस एनहांस्ड हो गया बेटा तो इतने जो ग्लेशियर्स हैं जो पिघल रही हैं वो बहुत तेज़ी से क्या हो जाएंगे? मेल्ट होंगे। और जब मेल्ट होंगे तो बेटा सी का लेवल बढ़ता है ना, सी लेवल राइज होता है, SLR इंक्रीज होता है। बेटा जब सी लेवल राइज होता है ना तो जो कोस्टल इलाके हैं, मुंबई हो गई है ना, क्यों 2050 में मुंबई 50% से भी ज़्यादा डूब जाएगी? अब तो डूब ही रही है। इसीलिए ही ना बेटा, क्योंकि सी लेवल बढ़ता जा रहा है। और ये सी लेवल क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं। ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट हो रहे हैं बेटा? क्योंकि लगातार टेम्परेचर की डिग्रीज जो हैं वो बढ़ रही हैं। और ये क्यों बढ़ रही हैं बेटा? CO2 के एमिशन से,
है ना, ऑटोमोबाइल्स का एग्जॉस्ट निकल रहा है इतना ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बेटा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है बेटा। इकोलॉजी आपको ये भी समझाती है कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को रिलेटेबल करके देखना है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ। चलिए आगे देखते हैं बेटा। सेकेंड फैक्टर है हमारा वाटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर। इसके बारे में जानेंगे बेटा, क्या है वाटर। Water is the another most important factor influencing the life of an organism. बेटा वाटर एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करता है। देखते हैं कैसे। आपको पता है बेटा कि जो अर्थ के ऊपर लाइफ हुई है, बायोजेनेसिस आपने पढ़ा होगा, वो वाटर के अंदर ही हुई है। अगर वाटर ना होता तो लाइफ कभी भी अटेन हो ही ना पाती। इसी के साथ साथ आप देखते हैं बेटा डेजर्ट्स के अंदर बहुत कम है पानी। भाई डेजर्ट के अंदर क्या होता है, रेनफॉल जो होती है वो बहुत कम होती है ना। पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बहुत कम है। तो वहाँ की जो फ्लोरा और वहाँ की जो फौना है उन्होंने क्या कर रखा है, स्पेशल एडेप्टेशन किए हुए हैं। और ये वही स्पेशल एडेप्टेशंस है बेटा जो क्या करते हैं, आपके प्लांट्स को, एनिमल्स को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है बेटा। The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. बेटा चाहे प्रोडक्टिविटी हो चाहे प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट होता है वाटर के ऊपर। आपको ये बात देखना है कि आपको मैंने बताया था कि चाहे ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, है ना, इनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि इनको सर्वाइवल के लिए हेल्प करती हैं। बेटा अगर पानी नहीं होगा तो ब्रायोफाइटा वहाँ पर कभी भी पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रायोफाइटा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है वाटर की मदद से। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से वाटर कम हो रहा है ना, आप देख रहे हो अंडरग्राउंड वाटर पल्यूट हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर का जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है। रिवर, ओशन के अंदर जो पानी है बेटा वो पल्यूट होता जा रहा है। तो हमारी जो दूसरी स्पीशीज़ है जो वाटर के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है, तो उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी उसी के साथ कम होते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? हाँ ना बोलिए आंचल। वेरी गुड लखन। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं हम, एक मिनट। चलिए आपने सोचा होगा बेटा कि ओशन के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर क्या कभी कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आप तो बस यही सोचते हैं कि भाई वाटर तो बहुत सारा है ओशन के अंदर, रिवर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही नहीं होगी। बट बेटा ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। वाई इट इज़ नॉट ट्रू, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन, पीएच, वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपको वहाँ पर देखनी पड़ती है। बेटा जो पानी है ना, ज़रूरी नहीं कि अगर वाटर की अवेलेबिलिटी है तो सब कुछ सही है, वाटर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बेटा ऐसी मछलियाँ जो फ्रेश वाटर में लाया करती हैं, अब वो फ्रेश वाटर पल्यूट हो गया है, क्या वो वहाँ पर सरवाइव कर पाएंगी? आपके गांव में एक छोटा सा तालाब है बेटा, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया है, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, फॉस्फेट बेटा इकट्ठा हो गया है। कैसे भाई, एग्रीकल्चर में, खेती में तो यूज़ होते ही हैं फर्टिलाइज़र। अब क्या होगा, सारे गांव में आसपास आप देख रहे हो सब जगह फर्टिलाइज़र यूज़ करे जा रहे हैं बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में। तो वहाँ से जो पानी है लीच्ड आउट होगा, रेनफॉल होगी और वो जाकर के कहाँ मिल जाता है बेटा, पॉन्ड में मिल जाता है। पॉन्ड में नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से फाइटोप्लैंक्टन उग जाते हैं, एल्गी उग जाती है। तो बेटा आप समझ रहे हैं केमिकल कंपोजिशन और साथ
साथ ही साथ पीएच का ऑप्टिमम होना ज़रूरी है, अदरवाइज वहाँ पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि जो इनलैंड वाटर है वहाँ पर सलाइनिटी, ठीक है, इनलैंड वाटर के अंदर जो सलाइनिटी होती है बेटा वो लेस देन 5% होती है, 30 to 35 होती है सी के अंदर और 100 होती है हाइपर सलाइन लगून्स में, जहाँ पर आपके कौन मिलते हैं बेटा, हेलोफाइट्स देखने को मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी क्लियर करा रखा है बेटा। देखिए इसमें दो चीजें हैं वही जो हमने अभी पढ़ी हैं, जो हम पढ़ के आए हैं बेटा, एक होता है यूरिहेलाइन, एक होता है स्टेनोहेलाइन। मैंने आपको यूरी का मतलब बताया है बेटा वाइड, क्या बोला है मेरे बच्चों, वाइड। स्टेनो का मतलब क्या होता है बेटा, रिस्ट्रिक्टेड। जहाँ पर सलाइनिटी रेंजेस, जो ऑर्गेनिज्म है वो सलाइनिटी रेंजेस को फेस कर रहा है, वो 5% सलाइनिटी पर भी रह सकता है और 30 to 35% सलाइनिटी पर भी रह सकता है। इसका मतलब उसकी सलाइनिटी टॉलरेंस जो है वो यूरी है, वाइड है या स्टेनो है, रेस्ट्रिक्टेड है, क्या बोलोगे बेटा, वाइड है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, ये क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट और ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है बेटा कि वाटर जो मेजर एबायोटिक फैक्टर में से आता है बेटा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में डिस्टर्बेंस अगर हो गई है, पीएच में अगर डिस्टर्बेंस हो गई है बेटा, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो वाटर रिलेटेबल होती हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए वाटर का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ बेटा वाटर की क्वालिटी, वाटर का पीएच, वाटर का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का भी ऑप्टिमम होना ज़रूरी है। बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, आप लोगों को हो गया सबको? चलिए आगे चलते हैं बेटा, लाइट पे चलते हैं। Light. Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy. बेटा सिंपल सी बात है, सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। तो आपको पता है बेटा कि सनलाइट किससे मिलती है, सन से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम समझ सकते हैं बेटा कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट क्या है, चाहे कोई ऑटोट्रॉफ हो, छोटे छोटे प्लांट हो, हर्ब्स हो, श्रब्स हो, फॉरेस्ट में होने वाली जितनी भी चीज़ें वो क्या होती है, किसी फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा कब होगी, जब एक्सेस ऑफ सनलाइट होगी बेटा और एक्सेस ऑफ रेनफॉल होगी। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर सनलाइट भी बहुत ज़्यादा होती है और बेटा साथ ही साथ क्या ज़्यादा होता है, आपकी रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें हमने समझा है कि प्लांट की या फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जिस पर बेस्ड होती है। बेटा आपको पता है कि सनलाइट की वजह से ही फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो पाती है। बेटा मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होता है, 11th वाले सेक्शन में जब हम कवर करेंगे। बेटा सनलाइट किस पर भी डिपेंड करती है, देखो प्लांट सनलाइट की अवेलेबिलिटी कितनी है ये डिसाइड करता है कि वो किस टाइम फ्लावरिंग करेगा, वो लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है। तो सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑटोट्रॉफिक के लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी, फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स, इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही साथ बेटा आप ये भी चीज़ों को समझ सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत नीचे रहते हैं, बहुत नीचे बेटा, बहुत नीचे, बट डीप मोर देन 500 मीटर इन द ओशन, वहाँ पर वो क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा
एनवायरनमेंट वहाँ डार्क होता है और वो सन की जो प्रेजेंस है वो फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेटा वहाँ पर सनलाइट का डेप्रीवेशन होता है, जो एफॉटिक जोन होती है। देखो कोई भी ओशन है बेटा, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं फॉटिक जोन, जहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी पहुँच रही है 1%, और नीचे तक हम कहते हैं एफॉटिक जोन, जहाँ पर बेटा सनलाइट की डेफिशिएंसी है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बैंकिंग एरिया पर है बेटा, उनको पता ही नहीं है कि एक मिनट उनको पता ही नहीं है बेटा कि सन के बारे में, कि सन नाम की कोई चीज़ है। इतने बड़ी कैलेस्ट्रियल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में वो अवेयर नहीं है, और क्योंकि वो पूरी लाइफ डीप डार्क ही रहते हैं बेटा, तो आपको पता है उनके अंदर एडेप्टेशन भी कुछ उसी के अकॉर्डिंग की जाती है। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइट। बेटा ये भी याद रखिएगा आपको, सनलाइट के साथ साथ स्पेक्ट्रल क्वालिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी के लिए भी। द यूवी कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल द कलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। आगे चलते हैं। are available for marine plants living at different depth of oceans। बेटा इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे आपका जो भी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, जो सनलाइट होती है बेटा वो पूरी कंप्लीटली यूज़ नहीं की जाती है। प्लांट्स के अंदर जो पोर्शन सनलाइट का यूज़ हो रहा है वो अल्ट्रावायलेट लाइट से है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो यूवी रेज यूज़ होती हैं बेटा, कुछ यूज़फुल हैं और मैक्सिमम हार्मफुल हैं। UVA होगा, UVB होगा, UVC। ओजोन डिप्लीशन में हम पढ़ेंगे कि कौन सी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, और बेटा हमारे लिए कौन कौन सी डिजीज़ वो हमें कर सकती है, स्नो ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे बेटा। अगर अभी डिस्कस करने बैठे तो ये वाला लेक्चर मिस हो जाएगा, है ना, तो ये सब उधर पढ़ेंगे। चलिए लास्ट फैक्टर है बेटा सॉइल। आपको पता है स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है बेटा, एडाफोलॉजी। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर हम सॉइल के फैक्टर्स को समझते हैं, सॉइल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझते हैं बेटा, सॉइल की कंपोजिशन को समझते हैं, वीदरिंग प्रोसेस को समझते हैं बेटा। किसी भी एरिया का क्लाइमेट, किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर वीदरिंग प्रोसेस कितना है, वहाँ पर इरोजन कितना है, ये डिसाइड करता है कि सॉइल की क्वालिटी कैसी होगी। आपको पता है कभी कभी सॉइल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड है, और कभी कभी वहाँ पर उसको सेडिमेंट्री तौर से बनाया गया है। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बेटा सॉइल के। आपको पता है कि चाहे pH हो, मिनरल कंपोजिशन हो, वहाँ की टोपोग्राफी हो, डिपेंड करता है कि वेजिटेशन कैसा होता है। भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है ये हमारी जो नॉर्दर्न बेल्ट है, उत्तर प्रदेश वाली, बिहार वाली, यहाँ पर जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ना। इतनी सारी जो नदियाँ हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, हमारे प्लेन वाले नॉर्दर्न प्लेन के हिस्से में अपनी मिट्टी डिपॉजिट करती है बेटा। वो मिट्टी बहुत फर्टाइल है, आप समझ रहे हैं, वो मिट्टी कैसी है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है बेटा। और ये जो फर्टिलिटी है ये कैसे आई है, क्योंकि उसको डिपॉजिट किया गया है, उसको डिपॉजिट किया गया है। सॉइल की साइज देखिए बहुत ही महीन है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम है। गन्ने की खेती यहाँ पर क्यों होती है इतनी ज़्यादा, शुगर केन की, क्योंकि बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल सॉइल जो यहाँ पर डिपॉजिट की जाती है ट्रांसपोर्टेड तरीके से। साथ ही साथ आप देखोगे महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश, इधर ये जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू जो है, यहाँ पर आपको रेड और ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, कभी कभी लेटेराइट सॉइल भी देखने को मिलती है जहाँ पर कॉटन की खेती होती है, ब्लैक सॉइल की। तो बेटा आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से जब भी किसी फार्मर को अपना एग्रीकल्चर फील्ड बनाना होता है, एग्रीकल्चर को सेट करना होता है, तो वो क्या करता है, कुछ सैंपल ऑफ सॉइल को कलेक्ट करता है
और बेटा फिर प्रॉपर सॉइल की जांच की जाती है, मिट्टी की जांच कि उसकी फर्टिलिटी कितनी है सॉरी, उसका पीएच कितना है, वहाँ पर कितना वीदरिंग प्रोसेस कंडक्ट किया गया है बेटा, क्या मिट्टी को मैन्योर्स की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो कितनी है, फर्टिलाइज़र कौन सा न्यूट्रिएंट वहाँ पर बहुत ही डिप्राइव्ड फॉर्म में है, कौन सा न्यूट्रिएंट जो है बेटा बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं है एल्कलीन है मिट्टी या ज़्यादा एसिडिक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, वहाँ पर वेजिटेशन को ग्रो किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि सॉइल भी कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी फ्लोरा के लिए, और साथ ही साथ बेटा वेजिटेशन होगी तो एनिमल्स भी होंगे, तो किसी भी फ्लोरा फोना की वेजिटेशन की ग्रो कराने के लिए हमें सॉइल के टेक्सचर का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटा इस पे क्वेश्चन बना है कि सॉइल के अंदर आप कौन कौन से कैरेक्टर्स को रिलेट करके देख सकते हो, तो वीदरिंग प्रोसेस कैसा है बेटा, ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है ना, वीदरिंग प्रोसेस अंडरलाइन कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है ये अंडरलाइन कर लीजिए। बेटा सॉइल का कंपोजिशन क्या है, ग्रेन साइज क्या है, कैसे वहाँ पर उसकी परकोलेशन पावर क्या है, वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, आप समझ रहे हो, कितनी वो पोरस है, कितनी वो चिकनी है, कितनी वो क्लेई है। बेस्ट सॉइल कौन सी होती है बेटा, क्वेश्चन आता है, बेस्ट सॉइल होती है लोमी सॉइल, जहां पर सैंड, स्लिट और क्ले होता है बेटा, ठीक है, 40%, 40%, 20% इतने रेशियो में ये प्रेजेंट होती है, तो बेस्ट सॉइल लोमी सॉइल होती है। तो इस चीज के बारे में हम जानेंगे समझेंगे बेटा। कल का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अब हम कल बच्चे ध्यान से समझिए, इधर देखिए मैप की तरफ और कहीं नहीं देखेगा कोई बच्चा, इसको यहाँ ले आते खींच के, है ना भाई, इसको ऊपर करते हैं। बेटा कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अब हम कैसे एबायोटिक फैक्टर्स की तरफ एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, कभी वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कभी वो कन्फर्मर्स की तरह खुद को शो कर रहा है, कभी वो रेगुलेटर्स की तरह खुद को शो कर रहा है, कभी पार्शियल रेगुलेटर्स की तरह शो कर रहा है। तो कल के लेक्चर में हम ये जानेंगे बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी नीट की तैयारी करते रहिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा, कोई, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बेटा, टेक